जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, मैं आपको बता दूं कि हम देख रहे हैं संविधान और संविधान का सबसे मुख्य पार्ट आज हम देखेंगे प्रस्तावना। साथियों, मैं आपको बता दूं कि देखिए, अमूमन आप प्रस्तावना को बस 2-3 लाइनों में समाप्त करके चले जाते होंगे, तो आज मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो लेकर आया हूं। पूरी बात आज हम इस वीडियो में प्रस्तावना पे ही करेंगे और आपको बता दें कि इसके बाद दोस्तों आपका प्रस्तावना से कोई भी क्वेश्चन बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ठीक है, ये हमारी गारंटी है और आपको आज प्रस्तावना के बारे में हो सकता कुछ नई चीजें भी पता चले। ठीक है, और अगर चलता है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। उसके पहले बता दें कि साथियों, अगर पहली बार जुड़े ना हमसे तो जाइए हमारे प्ले लिस्ट में, आपको मिल जाएगा। संपूर्ण हिंदी भी हमने पढ़ाया है, पढ़ सकते हैं सभी एग्जाम्स के लिए। तो देखिए, जैसे आप प्ले लिस्ट पे आएंगे ये आपको दिखेगा संपूर्ण भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों इस पे आएंगे ना तो संपूर्ण आपका जो इतिहास जो हम संविधान पढ़ा रहे हैं उसके एक क्रम में लगी हुई वीडियो आपको मिल जाएंगे बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, उसके अलावा साथियों मैं आपको बता दूं कि ये है आपके यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम्स के लिए। अगर आप संपूर्ण हिंदी पढ़ने जाते हैं तो यहाँ से आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जाइए एक बार जरूर पढ़िएगा। ठीक है, और अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी अभी से करना चाहते हैं ना तो आप अभी से शुरू कर दिए, 2-3 वीडियो रोज तो रेगुलर देखना शुरू कर दीजिएगा और हिंदी आपका यहाँ से पूरी तरीके से फाइनल हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा उत्तर प्रदेश स्पेशल भी हमने पढ़ा दिया है, तो एक बार जाइएगा जरूर देखिएगा, हमारे कहने पर आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम प्रस्तावना को। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम प्रस्तावना देखेंगे और वास्तव में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए देखिए, प्रस्तावना आपको बता दें कि प्रस्तावना पूरी हम हिस्ट्री भी देखेंगे, प्रस्तावना है क्या और कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो हर एक पहलू पे हम प्रस्तावना के बात करेंगे। ठीक है, देखिए प्रस्तावना इंग्लिश में प्रेम्बल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, प्रस्तावना का विचार कहां से प्रेरित है दोस्तों, तो आप बताएंगे अमेरिका से, यूएसए, क्या यूएसए से। ठीक है, और वहीं अगर आपसे पूछता है कि प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया, और ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में भी पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए आप सोचेंगे सर प्रस्तावना है क्या। देखिए, अगर मैं आपसे बताऊं कि प्रस्तावना, अगर आप हमसे अर्थ पूछे ना तो मैं बताऊंगा ये एक भूमिका या फिर परिचय है। आप पूछेंगे सर प्रस्तावना का अर्थ क्या होता, तो बताऊंगा कि भूमिका या परिचय। किसका परिचय, तो संविधान का परिचय कराता है। कैसे, देखिए प्रस्तावना, देखिए आप एक चीज समझिए, जैसे आप कोई बुक लेते हैं ना, देखिए मान लिया आपने कोई बुक्स खरीदी, ठीक है, तो बुक्स खरीदी, आप उसके आगे क्या होता है, एक इंडेक्स टाइप का होता है, उसमें पता होगा कि भैया इस बुक के अंदर क्या क्या आपको चीजें मिलेंगी, वो संक्षिप्त में दिया रहता है कि भैया भाग 1 में आपको ये मिल जाएगा, 1 से लेकर 8 पेज तक, है ना, पार्ट 2 मिल जाएगा, ये हो जाएगा, ये 10 से 15 पेज तक। तो उस चीज को हम देख कर एक बार हम उसके बारे में थोड़ा बहुत पता लगा लेते हैं कि हाँ आखिर इस बुक में होगा क्या। उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि संविधान की भूमिका या फिर उसका संक्षिप्त परिचय कराना कौन करता है, ये चीजें प्रस्तावना करती है। अब प्रस्तावना क्या करता है, ये कैसी भूमिका या परिचय कराएगा, तो आपको बता दूं संविधान के आदर्शों, यानी हमारे संविधान के आदर्श कौन कौन होंगे। ठीक है, उद्देश्य क्या होगा कि हमें गरीबी को समाप्त करना है, समानता लाना है, इसके लक्ष्य क्या हैं, क्या लक्ष्य हमको हासिल करना है, आधारभूत सिद्धांत क्या है, तो इनका निरूपण का ये संविधान की प्रस्तावना परिचय कराती है। आप समझ गए होंगे कि विचार कहाँ लेगा, ऑस्ट्रेलिया से, सॉरी विचार कहाँ लेगा, अमेरिका से प्रस्तावना का, भाषा कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की, और अर्थ क्या होता है, भूमिका या फिर परिचय, किसका परिचय, यानी संविधान की। ठीक है, चलिए अब देखिए आप सोचिए सर ये प्रस्तावना आया कहाँ से, यानी इसका जन्म कहाँ से हुआ, तो मैं वो भी चीज़ आपको बता दूं। आपको हमने याद होगा तो एक चीज़ हमने पढ़ाया था जब हम संविधान सभा की बैठक पढ़ा रहे थे, और उसमें हमने देखा था तीसरी बैठक। देखिए आपको याद दिला दूं, ये पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी 11 दिसंबर 1946 और तीसरी बैठक दोस्तों 13 दिसंबर 1946। शायद याद आ गया होगा आपको। तो वहीं से दोस्तों हमने बोला था कि नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, याद रखिएगा कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से एक चीज पेश की थी। ठीक है, और वही दोस्तों आगे चल के क्या बनती है, हमारी प्रस्तावना। तो यानी जन्म कहां से हुआ, 13 दिसंबर 1946 के संविधान सभा की तीसरी बैठक से नेहरू जी द्वारा दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव, पहले उद्देश्य प्रस्ताव इसका नाम था, उसे बाद में दोस्तों प्रस्तावना कुछ उसमें चेंज करके उसे प्रस्तावना के रूप में ले लिया गया। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 के पेपर में कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया। कई बार क्वेश्चन मिला है और भी एग्जामों में, तो उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया, तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा।
कब पेश किया गया? तो तीसरी बैठक। कब थी बैठक? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अब देखिए उद्देश्य प्रस्ताव तो पारित कर दिया गया, पेश कर दिया गया, और आपको बताते हैं कि यही क्या बना आगे चल के? प्रस्तावना बन गया। ठीक है, और इसको पारित कब किया गया? याद रखेंगे, इसको पारित कब किया गया? तो दोस्तों 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसको पारित कर दिया गया। ठीक है, और अंतिम रूप कब इसको मिला? तो याद रखेंगे 17 अक्टूबर 1948 दोस्तों इसे अंतिम रूप दे दिया गया। ठीक है, याद रख लेंगे। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो आपकी प्रस्तावना है इसे स्वीकार किसने किया? तो आपको पता है कि चाहे प्रस्तावना हो चाहे संविधान हो, सभी को दोस्तों संविधान सभा द्वारा ही स्वीकार किया गया। याद रखेंगे, तो आपसे पूछेगा प्रस्तावना को स्वीकार किसके द्वारा किया गया? तो हमारे संविधान सभा के द्वारा। बात आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए आपसे पूछेगा कि प्रस्तावना का जन्म कहां से हुआ, तो आप बताएंगे उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से हुआ था। किसके द्वारा पेश किया गया था? नेहरू जी के द्वारा। पारित कब हुआ? तो दोस्तों 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, और अंतिम रूप 17 अक्टूबर 1948 को मिला इसको, और संविधान सभा द्वारा इसको एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, चलिए अब देखिए बात कर लेते हैं इसको अलंकृत किसने किया, लिखा किसने है। तो आपको बता दें कि मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा दोस्तों लिखा गया है। ठीक है, मूल प्रस्तावना को इटालियन लैंग्वेज में दोस्तों अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, किसने लिखा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जिन्होंने दोस्तों संविधान भी लिखा है। मूल संविधान इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। इनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने दोस्तों प्रस्तावना भी लिखा है और संविधान भी लिखा है। ठीक है, हस्तलिखित। ठीक है, और दोस्तों विवहर राम मनोहर सिंह जी द्वारा दोस्तों इसको ज्यामिति सौंदर्यीकरण और अलंकृत किया गया। किसको? प्रस्तावना को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी याद रख लेंगे, है ना। हो सकता है आपके एग्जाम में कभी पूछ ही लिया जाए कि मूल प्रस्तावना किसके द्वारा लिखा गया है, तो दोस्तों प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी द्वारा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां से क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में पूछा गया था। अभी दोस्तों सप्लाई इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था, यूपी SSSC सप्लाई इंस्पेक्टर का। उसमें पूछा गया कि संविधान, जो आपको बता दें कि उसमें पूछा गया था दोस्तों, क्या पूछा गया कि आपका प्रस्तावना को क्या कहते हैं। तो प्रस्तावना को और क्या कहते हैं दोस्तों? अमूमन मैं आपको बता दूं कि आपको भी शायद ये नाम आज पता चला हो सकता है दोस्तों पहले से पता हो। ठीक है, मगर दोस्तों 90% बच्चों को ये पहले पता नहीं था। उसमें दोस्तों उद्देशिका आपके ऑप्शन में था ही नहीं, उसमें दोस्तों आमुख था। तो दोस्तों इसको उद्देशिका आमुख भी कहते हैं, याद रखेंगे। इसे दोस्तों उद्देशिका और आमुख भी कहते हैं दोस्तों, और ये आमुख आपके एग्जाम में था। तो सप्लाई इंस्पेक्टर में पूछा गया दोस्तों, यूपी SSSC के सप्लाई इंस्पेक्टर 2022 में पूछा गया था कि प्रस्तावना को और किस नाम जानते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं? आमुख भी कहते हैं। और उद्देशिका तो आपको पता ही होगा, तो इसको उद्देशिका और आमुख भी कहते हैं। ये चीज आपके एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, और आपको बता दें कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये आपके राजस्व लेखपाल के पेपर में पूछा गया 2015 में। अब देखिए बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे। क्या कंफ्यूज होंगे कि सर संविधान की आत्मा तो आर्टिकल 32 को कहते हैं। भैया समझिएगा, यहां से आपकी पूरी डाउट मैं क्लियर कर दूंगा, समझिएगा। पहला क्या है, आपसे पूछेगा कि संविधान की आत्मा। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछे संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, तो आप प्रस्तावना बताइएगा 110% सही होगा। अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा या हृदय किसको कहा, तब आप आर्टिकल 32 बताएंगे। क्या बताएंगे? आर्टिकल 32 कब बताएंगे कि भैया भीमराव अंबेडकर, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेके पूछेगा कि संविधान की आत्मा किसको कहते हैं या फिर संविधान का हृदय किसको कहते हैं, तब आप आर्टिकल 32 बताइएगा, जिसके द्वारा रिट जारी की जाती ना। और अगर आपसे पूछ ले कि ग्रेनविल ऑस्टिन ने किसको कहा दोस्तों, तो उन्होंने नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा कहा। किसने? ऑस्टिन ने। अगर पूछ ले कि ऑस्टिन के द्वारा संविधान की आत्मा किसको कहा गया, तब आप बताएंगे नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर नीति निर्देशक तत्व को ऑस्टिन द्वारा दोस्तों संविधान की आत्मा कही गई। तो तीन चीजें हमने क्लियर कर दी। अगर पेपर में सीधा पूछता संविधान की आत्मा, तब आप प्रस्तावना बताइएगा। अगर पूछता है भीमराव अंबेडकर द्वारा किसको कहा गया, तब आप बताइएगा आर्टिकल 32 को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। अगर पूछता है कि ऑस्टिन द्वारा किसको कहा गया, तो आप बताएंगे क्या, नीति निर्देशक तत्व को। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। ठीक है, हम पहले बता चुके हैं प्रस्तावना किसको बोलते हैं, तो संविधान के परिचय या भूमिका को। और एक चीज बता दूं कि संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा बनाए गए और पेश किए गए एवं किसके द्वारा पेश किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, और संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित हम बता चुके हैं। और मैं एक चीज बता दूं कि दोस्तों प्रस्तावना जो है ना, ये गैर क्या है, न्यायोचित है और वाद्य योग्य नहीं है और न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं। ठीक, मतलब इस किसी भी मैटर में झगड़ा होने पर आप न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक है, ये एकदम सेम किसकी तरह होती है, तो आपको बताते हैं आपके नीति निर्देशक तत्व की तरह। जैसे नीति निर्देशक तत्व दोस्तों बाध्य नहीं होता ना, मतलब गैर न्यायोचित होता है, वाद योग्य नहीं होता, उसी प्रकार दोस्तों प्रस्तावना भी ऐसा ही है। ठीक है, मौलिक अधिकार की तरह नहीं कि आपका उल्लंघन होता है दोस्तों तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, वैसा कुछ भी नहीं है प्रस्तावना के लिए। तो ये चीज आपको याद रख लेना है। चलिए
अब साथियों मैं आपको प्रस्तावना दिखा दूं, ठीक है, ये हमारी प्रस्तावना है। तो देखिएगा, भारत का संविधान उद्देशिका, जिसको हम उद्देशिका बोलते हैं, प्रस्तावना बोलते हैं, आमुख भी बोलते हैं ना। देखिए इसमें क्या लिखा है, तो ये पूरा प्रस्तावना आप पढ़िएगा। देखिए, हम भारत के लोग यानी कि किस पे, मतलब इसका स्रोत क्या है, शक्ति का स्रोत क्या है, तो भारत के लोग, समझिएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, समझिएगा दोस्तों, ये एक क्रम में लगाने को आया था आपके यूपीएसआई के पेपर में। ये चीजें है ना कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इनको एक क्रम में लगाने के लिए आया था कि इसको किस क्रम में लगाया जाता है ना, तो ये क्रम भी याद रखिएगा, ठीक है। बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, देखिए न्याय कितने, देखिए आपसे पूछेगा कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्यायों को वर्णन किया गया, 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, देख सकते हैं आप खुद ही, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अगली लाइन, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने प्रकार की प्रस्तावना में बात की गई है, तो प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई, 5 प्रकार। कौन कौन से, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। अब चलिए आगे देखिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। देखिए समता या समानता कितने चीजों की, तो 2 तरीके की। कौन कौन सी, प्रतिष्ठा और अवसर की, ठीक है। तो पढ़िएगा, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, अब आगे देखते, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, ठीक, बंधुता शब्द भी प्रयोग किया गया है ना, बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 आपको पता है, इस दिन संविधान को क्या किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था ना। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ठीक है, को तदेव द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया ना, अंगीकृत किया गया। तो संविधान कब अंकित किया गया, तो समझिएगा, ठीक है। ये चीजें आपको बताएगी, ये पूरा आपका प्रस्तावना है, इतना बड़ा प्रस्तावना है, ठीक है। अब इसका हम निचोड़ देखते हैं। देखिए इसमें क्या क्या चीजें बताई गई, समझिएगा। देखिए आपसे पूछेगा कि संविधान में निहित मूल तत्व क्या है, तो पहली चीज, 4 चीजें इसमें निकलती हैं। पहली चीज क्या है कि संविधान की शक्ति का स्रोत, आपसे पूछेगा कि संविधान की शक्ति का स्रोत प्रस्तावना में क्या बताएगा, तो भारतीय जनता, हम भारत के लोग, हम पढ़ चुके हैं वो चीज, हम बाद में आपको दोबारा नहीं बताएंगे, ठीक है। तो हम भारत के लोग, यानी कि संविधान की शक्ति किस पे निहित करती है, इसका स्रोत क्या है, तो भारतीय जनता है, ठीक। ये आपके संविधान में निहित मूल तत्व, मतलब प्रस्तावना में निहित मूल तत्व दोस्तों बता लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, भारत की प्रकृति। भारत की प्रकृति कैसा होना चाहिए, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी हम पे किसी का दबाव ना हो, हम अपनी चीजें खुद कर ले, लोकतांत्रिक, लोकतंत्र है ना, गणराज्य दोस्तों, समाजवादी, मतलब समाजवादी जानते हैं ना कि भला करना, सबको दोस्तों बराबर की दृष्टि से, मतलब कि गरीब और उसको दोस्तों क्या करना है, उसको मिटाना है ना, गरीबी को, है ना, उन चीजों को सबको बराबर लेके आना, समाज का भला करना, ठीक है। और पंथ निरपेक्ष, यानी कि जिसका कोई भी क्या हो दोस्तों, धर्म ना हो, है ना, जिस देश का कोई धर्म ना हो उसको पंथ निरपेक्ष कहते हैं, ठीक है। तो ये दूसरी चीज क्या बताएगा, भारत की प्रकृति। भारत की प्रकृति कैसी है दोस्तों, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य और समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ठीक है। और संविधान का उद्देश्य क्या है, जो हमारा संविधान है उसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, न्याय। न्याय हमने बताया, ठीक है। न्याय होगा 3 प्रकार का न्याय, समानता दोस्तों, ठीक है, समानता दोस्तों 2 प्रकार के, स्वतंत्रता और बंधुत्व, है ना, बंधुत्व। देखिए न्याय सबको बराबर मिले, समान हो सब लोग, किसी को ऊंचा नीचा, सबको स्वतंत्रता मिले, है ना, ऐसा नहीं अमीर गरीब, सबको स्वतंत्रता, सबको पूरी तरह से स्वतंत्र है, सबको बराबर की छूट है ना। बंधुत्व दोस्तों भाईचारे की भावना से रहें, ठीक है। और चौथी चीज बताई गई कि संविधान अंगीकृत होने की तिथि कब, 26 नवंबर 1949, अंगीकृत होने की तिथि। ये 4 चीजें आपके किसमें, प्रस्तावना में बताई गई हैं संविधान के बारे में, ठीक है। चलिए अब प्रस्तावना में दोस्तों आपको बता दें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आपसे हम पहले बता चुके हैं कि न्याय की बात की गई, आपसे पूछेगा न्याय। देखिए प्रस्तावना में 3 बार न्याय का वर्णन है, 3 प्रकार के न्याय का वर्णन, कौन कौन, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आपको दिखा चुके हैं, बता चुके हैं, ठीक है। अब देखिए स्वतंत्रता कितने प्रकार की प्रस्तावना बताई गई हैं, तो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। विचार की स्वतंत्रता, आपको अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। वहीं समानता की बात कर लें दोस्तों, समानता 2 प्रकार की, समानता या फिर समता, ठीक है, वही चीजें हैं। तो प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता या समता का वर्णन है, प्रतिष्ठा और अवसर की, है ना। कैसी समानता, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है आपके संविधान सभा में, सॉरी प्रस्तावना में, ठीक। तो ये चीज आप बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हम विभिन्न चीजें मत समझ लें, यानी प्रस्तावना के बारे में विभिन्न मत किसके क्या थे वो हम समझ लें, ठीक है। जो हमारे
प्रस्तावना जब बनाया गया तो उसके मत क्या थे, इसके बारे में लोगों ने क्या बोला। तो देखिए, एक थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इन्होंने क्या बोला प्रस्तावना के बारे में कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार, मतलब बहुत समय जो हम सपने देख रहे थे दोस्तों, उसी का क्या है ये विचार है। किसने कहा है, तो कृष्ण स्वामी अय्यर द्वारा प्रस्तावना के बारे में कहा गया है। ठीक है, अगले हैं के एम मुंशी। क्या, के एम मुंशी ने क्या बोला है कि प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। क्या बोला कि प्रस्तावना जो है वो हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। दोस्तों याद रखेंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए तीसरे व्यक्ति हुए कि पंडित ठाकुर दास भार्गव। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि संविधान की आत्मा है। बिल्कुल समझिएगा, यह संविधान की आत्मा। आपसे पूछता है संविधान की आत्मा क्या है, तो आप बताएंगे प्रस्तावना। तो यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है। ठीक, और यह है संविधान का आभूषण। देखिए आपसे पूछेगा कि संविधान की कुंजी क्या है, तो आप बताएंगे प्रस्तावना। देखिए कुंजी किस लिए है, कुंजी इसलिए साथियों कि जहां कहीं भी दोस्तों संविधान की भाषा क्या अस्पष्ट हो, वहां पे दोस्तों हम प्रस्तावना का प्रयोग कर सकते हैं, यानी प्रस्तावना से सहयोग ले सकते हैं। ठीक है, समझिएगा। और उसी तरह देखिए अर्नेस्ट बार्कर ने क्या बोला, प्रस्तावना संविधान की कुंजी नोट है। वही चीज है, कुंजी का मतलब होता है कि जहां पर संविधान की भाषा का अस्पष्ट हो, वहां दोस्तों हम प्रस्तावना की भी सहायता ले सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें समझ गए होंगे। अब साथियों मैं आपको बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट के मत, यहां से आपके क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, पहला है गोपालनवाद 1950 में। देखिए संविधान, अब देखिए ये जंग छिड़ गई थी कि संविधान जो है, प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है या नहीं है, इस पे बहुत ज़्यादा बहस हो चुकी थी उस समय। तो दोस्तों कई सारे वाद आए जिनसे हमें पता चला कि ये मतलब ये संविधान का भाग है या फिर ये अलग है, या फिर संविधान का भाग नहीं है, या इसमें संशोधन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इन सभी चीज़ों के लिए ये चीज़ें की गई। तो सुप्रीम कोर्ट के मत देखते हैं। ठीक है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के मत क्या हैं। पहला है गोपालनवाद 1950 में आया, जिसमें दोस्तों क्या कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। क्या है साथियों, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं, यानी गोपालनवाद ने क्या बोला कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं। यहां क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो आपसे पूछेगा किस वाद द्वारा बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, या फिर भाग नहीं है, तो दोस्तों गोपालनवाद ने सीधा मना कर दिया, भैया प्रस्तावना क्या है, संविधान का भाग बिल्कुल भी नहीं है, और न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, और शक्ति का स्रोत भी नहीं है। किसने कहा, गोपालनवाद 1950 में आया। चलिए अब दूसरा दोस्तों सबसे मशहूर है बेरूबारी मामला 1960, यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। इसने भी क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि बेरूबारी मामले में क्या कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, मगर दोस्तों संविधान की जटिलताओं को समझने का एक साधन है। इन्होंने कहा कि संविधान की जटिलता जो है ना, उनको समझने का एक साधन है, साधन मात्र है दोस्तों, मगर ये संविधान का भाग बिल्कुल भी नहीं। देखिए बेरूबारी मामला आपको पता होगा कि नेहरू जी क्या चाहते थे दोस्तों कि हम क्या करें कि अपने कुछ एरिया को दोस्तों हम किसको, पश्चिम बंगाल को दे दें, बांग्लादेश को दे दें, सॉरी बांग्लादेश को दे दें, और कुछ हिस्सा जो उनका है दोस्तों जहां पे हिंदू बाहुल राज्य क्षेत्र है दोस्तों, उसको हम अपने देश में ले लें। मगर दोस्तों इसके लिए माननीय न्यायालय ने क्या कहा था कि इसके लिए आपको 368 तहत संशोधन करना होगा। ठीक है, तो समझिएगा। तो उसी में दोस्तों कहा गया था प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है गोलकनाथवाद। समझिएगा गोलकनाथवाद दोस्तों 1968 में क्या कहा गया कि यहाँ पे देखिए इसमें यह नहीं कहा गया कि इसका भाग है या नहीं, मगर दोस्तों कहीं ना कहीं उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि प्रस्तावना कहीं ना कहीं भाग है, ऐसा इशारा किया गया। स्पष्ट रूप से बिल्कुल भी नहीं कहा गया कि हाँ गोलकनाथवाद में कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर क्या कहा गया था कि गोलकनाथवाद में क्या कहा कि जहां पर संविधान की भाषा अस्पष्ट व फिर संदिग्ध हो, क्या कहा गया कि जहां पर संविधान की भाषा अस्पष्ट व संदिग्ध हो दोस्तों, वहां पे हम प्रस्तावना का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका केशवानंद भारतीवाद 1973 का है। ठीक है, केरल का है। ठीक है, यूपीएसआई 2021 में इससे कई सारे क्वेश्चन पूछेगा, हर जगह पूछाते हैं ना। तो इसमें दोस्तों पहली बार बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। क्या बताया गया, प्रस्तावना संविधान का क्या है, अभिन्न अंग है। और दोस्तों इसी के द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना में हम संशोधन भी कर सकते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, तो आप बताएंगे बिल्कुल। किसने कहा था सबसे पहले, तो केशवानंद भारती द्वारा बताया गया था कि भैया प्रस्तावना में हम संशोधन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और आपको बता दें कि संसद अनुच्छेद 68 का प्रयोग करके दोस्तों प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। और दोस्तों मौलिक ढांचे का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो वो भी दोस्तों केशवानंद भारती द्वारा दिया गया। और आपको बता दें इसमें टोटल जजों की संख्या कितनी थी, 13।
ठीक है, 13 जज थे, याद रखेंगे, सबसे बड़ी पीठ है, ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों जब इसकी तरह कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, और उसी के द्वारा दोस्तों आपको बता दें 42वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें दोस्तों 3 शब्द जोड़े गए थे हमारे प्रस्तावना में। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा दोस्तों। और ये क्वेश्चन कई बार आपके यूपीएसआई एग्जाम में पूछा गया, हर एक एग्जाम में आपको मिल ही जाएगा कि प्रस्तावना में समाजवाद शब्द कब जोड़ा गया, या पंथ निरपेक्ष या फिर अखंडता। तो इसको आप बहुत अच्छे से शानदार तरीके से याद कर लेंगे। अगला दोस्तों एक मामला था एलआईसी मामला, 1995 में आया। तो इसमें क्या कहा गया? इसमें भी कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा यानी कि भाग है, ठीक है। और एक आया था मामला एसआर बोम्बईवाद 1994 में। तो इसमें क्या कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है साथियों, ठीक है। तो ये हमने सब कुछ बता दिया दोस्तों प्रस्तावना से। आई होप एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे। अगर दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आया तो इनके आंसर कर दीजिएगा और बताइए कि कैसा समझ में आया, आपको कैसा लगा हमारी आज की वीडियो, ठीक है। क्या है देखिए, राजस्व लेखपाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। ये देखिए क्वेश्चन है, तो किसको माना गया है? राज्य के नीति सिद्धांत को, या फिर राष्ट्रीय ध्वज को, या प्रस्तावना को, या फिर मूल अधिकार को। और दूसरा क्वेश्चन दोस्तों ये है आपका कि भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहते हैं? भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है, क्या कहते हैं? सप्लाई इंस्पेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन है। आमुख कहते हैं, या प्रलेख कहते हैं, या फिर नीति निषेध तत्व कहते हैं, या फिर भारत संविधान की मुख्य विशेषता कहते हैं, क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताइएगा। और आप बता दें जाइए एक बार हमारे प्लेलिस्ट में, यहाँ पे आपको संपूर्ण संविधान की वीडियो एक क्रम में लगी हुई मिल जाएंगी, देख सकते हैं। और देखिए अगर आप एसएससी जीडी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बहुत ही कम समय बचा है। आप 10 ही वीडियो में दोस्तों, मात्र 10 वीडियो में दोस्तों संपूर्ण हिंदी पढ़ सकते हैं, कवर कर सकते हैं पूरे नंबर के लिए, ठीक है। चलिए, और दोस्तों अन्य एग्जाम के लिए हिंदी आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, जैसे यूपी ट्रिपल एससी कोई एग्जाम है तो आप यहाँ से संपूर्ण हिंदी पढ़ लें। और पुलिस के लिए दोस्तों ये वाली, ठीक है। और उसके अलावा यूपी स्पेशल क्लासेस चला दी हैं, तो आप जाइए दोस्तों एक बार जरूर देखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।